नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतीय दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं? लिपुलेख, नीति, अघिल, दिफू की बनिहाल। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5 की केवल 3, 4 और 5। जब बात की जाती है लिपुलेख की तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह उत्तराखंड में अवस्थित एक दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही है चीन के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है और मानसरोवर के तीर्थयात्री भी इसी दर्रे से यात्रा करते हैं। जब हम बात करते हैं नीति दर्रे की तो यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हालांकि ये सर्दी के मौसम में बर्फ से ढका रहता है। वहीं दूसरी ओर अघिल दर्रा मुख्य रूप से लद्दाख में स्थित है जो काराकोरम में माउंट गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के शिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर बंद रहता है। जब हम बात करते हैं दिफू दर्रे की तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित एक दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास अवस्थित है। इसके अतिरिक्त बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय दर्रा है जो पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है और यह बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ता है। इस रूप में यदि हम देखें तो उत्तराखंड में अवस्थित दर्रों के रूप में आप केवल 1 और 2 को देख सकते हैं और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। आज के द हिंदू अखबार में लिपू लेख से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा अपने एक भाषण में लिपू लेख दर्रे का उल्लेख करने के चलते यह चर्चा में है क्योंकि नेपाल के द्वारा लगातार इस पर दावा किया जाता रहा है। हालांकि भारत भी लगातार इस मुद्दे पर अपने विचार को स्पष्ट रूप से रख रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। संसद को स्पीकर के द्वारा वर्ष में 2 बार आहूत किया जाता है। इसके सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में संसद की बैठक के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या निश्चित नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। संसद के सत्र के संदर्भ में आपको संविधान के अनुच्छेद 85 और विधान मंडलों के सत्र के संदर्भ में आपको अनुच्छेद 174 का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाने के लिए अधिकृत है जैसा कि वह ठीक समझते हैं। हालांकि 2 सत्रों की बैठक बुलाए जाने के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को सदन का सत्रावसान करने यानी सत्र को समाप्त करने की घोषणा करने और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्यों में यह अधिकार 174 के अनुसार राज्यपाल को दिया गया है। इसके अलावा सामान्यतः बुलाए जाने वाले सत्रों में बजट सत्र सबसे लंबा होता है। हालांकि सदन को कितने निश्चित दिनों के लिए बुलाया जाना है इसे तय नहीं किया गया है। यानी पहला और तीसरा जो विकल्प है वो हमारा सही है और दूसरा जो है वह गलत है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें द हिंदू के 9 राज्य विधानसभाओं के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उनके द्वारा पिछले साल यानी 2021 में केवल 11 से 43 दिनों तक ही काम किया गया है। इसकी तुलना में भारतीय संसद ने 2020 में 33 दिनों तक और 2021 में 58 दिनों के लिए ही कामकाज किया था, जिसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महुआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? महुआ गोंड जनजाति के मिथकों से जुड़ा हुआ है और इसके फूलों से बनी शराब को पवित्र माना जाता है तथा यह देवी देवताओं को दिए जाने वाले प्रसाद का एक हिस्सा है। दूसरा विकल्प है ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, दोनों कि कोई नहीं। महुआ के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह गोंड जनजाति के मिथकों से जुड़ा हुआ है और इसे पवित्र भी माना जाता है और इसे
प्रसाद के एक हिस्से के रूप में अर्पित किया जाता है। महुआ मुख्य रूप से एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो मुख्य रूप से मध्य और उत्तर भारतीय मैदानों और जंगलों में पाया जाता है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। मूल रूप से यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसके तहत 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इन वनों में सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं और इस रूप में यदि हम देखें तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है, अपितु यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और हमारा केवल एक विकल्प यहाँ पे सही होगा और उत्तर होगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू अखबार में महुआ से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे नामक इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इसे 2006 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था और 2021 का जो इसका संस्करण है वह इसके 16वें संस्करण को दर्शाता है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से वैश्विक, क्षेत्रीय और देशों के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने का प्रयास किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 संकेतकों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसमें अल्प पोषण यानी अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ जनसंख्या के हिस्से को मापा जाता है। साथ ही साथ चाइल्ड वेस्टिंग, बाल स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर के आधार पर भी भूख को मापा जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का उस हिस्से को देखा जाता है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। साथ ही साथ बाल स्टंटिंग में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ऐसा हिस्सा शामिल होता है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। बाल मृत्यु दर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर देखी जाती है और इस आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा है और 2016 के बाद से ही भारत की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है, जिसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड OLED का प्रयोग बहुत से साधनों में डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं? OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविचरित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3 की उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो OLED के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स के रूप में जाना जाता है, जो एक लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी यानी प्रकाश को उत्पन्न करने वाली तकनीक है, जो 2 कंडक्टरों के बीच ऑर्गेनिक पतली फिल्मों की एक श्रृंखला रखकर बनाई जाती है। इसके तहत जब विद्युत प्रवाह लागू किया जाता है तो एक उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित होता है। यह जो डिस्प्ले है वह बेहतर छवि गुणवत्ता प्रदान करता है, जिसके चलते वर्तमान में इसका प्रयोग विविध प्रकार की स्क्रीन आदि बनाने में किया जाता है, जिसमें टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल फोन आदि में डिजिटल डिस्प्ले बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस रूप में तीनों के तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3।
अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं दुर्लभ मृदा तत्व के बारे में, जो आज के द हिंदू अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में 2 अमेरिकी सीनेटरों ने दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति पर चीन के कथित प्रभुत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 80% दुर्लभ मृदा तत्वों का आयात चीन से किया गया था। इसी के चलते प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अमेरिका को दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से बचाना, उन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और चीन पर अमेरिका की निर्भरता को कम करना है। इसी के संदर्भ में दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इसमें स्कैंडियम और येट्रियम के अलावा आवर्त सारणी पर 15 लैंथेनाइट्स को शामिल किया जाता है, जो लैंथेनाइट्स के समान भौतिक और रासायनिक गुणों को दिखाते हैं। इन 17 दुर्लभ मृदा तत्वों में कुछ के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सीरियम, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम आदि महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन खनिजों में अद्वितीय प्रकार के चुंबकीय, ल्यूमिनिसेंट यानी चमक वाले और विद्युत रासायनिक गुण पाए जाते हैं। इस कारण इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। यहाँ तक कि भविष्य की बहुत सारी प्रौद्योगिकियों को भी इन दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उच्च तापमान सुपर कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और परिवहन, ऊर्जा दक्षता आदि। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें तकनीकी रूप से इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना मुश्किल था। वे कई खनिजों में पाए जाते हैं, लेकिन इन खनिजों में इनकी सांद्रता यानी उपस्थिति कम पाई जाती है, जिसके चलते इनको किफायती रूप से परिष्कृत किया जाना काफी मुश्किल होता है। दुर्लभ मृदा तत्वों के संदर्भ में परंपरागत रूप से इनके उत्पादन किए जाने के संदर्भ में चीन का प्रभुत्व देखा गया है, जो एक समय पर 90% तक देखा गया था। हालांकि वर्तमान में यह अनुपात 60% तक आ गया है। फिर भी दुनिया के अधिकांश राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। हालांकि समय समय पर चीन इनकी आपूर्ति में बाधा खड़ी करता रहा है, जिसके चलते अब भारत सहित कई देश इन दुर्लभ मृदा तत्वों का स्वयं उत्पादन करके आत्मनिर्भरता को लक्षित कर रहे हैं। दैनिक क्विज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।